हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम देखेंगे ITI TO जो कि 2024 में क्वेश्चन पेपर हुआ था। तो हम उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि अक्टूबर 5 2024 को क्वेश्चन पेपर हुआ था और ये शिफ्ट 1 का पेपर है। तो हम इसके सारे क्वेश्चन को पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं। और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कि आधे घंटे के अंदर या 25 मिनट के अंदर ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और मैं क्वेश्चन हिंदी में पढ़ूंगा। अगर कोई क्वेश्चन में पढ़ने में दिक्कत जा रही है, उसको हमको सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा है, तो ही जाके मैं उस क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड करूंगा। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से और जल्द से जल्दी ये क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो करने की जरूरत भी नहीं है। हमको इस क्वेश्चन से ये समझ लेना है कि किस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे और आगे एग्जाम में आ सकते हैं, तो हम उनकी तैयारी ताकि इजीली कर पाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से क्या उत्पन्न होता है या खालिस्तान उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने धारा आंसर लगाया था, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। और आयोग ने भी देखो इसमें बच्चों ने इस पे क्या किया था कि ऑब्जेक्शन किया था। क्यों? क्योंकि सब लोगों को ये लग रहा था कि इसका आंसर क्या होना चाहिए कि धारा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या उत्पन्न करता है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। क्वेश्चन में पूछा है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से क्या उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, आप इसको राइट कर लेना। इसका आंसर धारा नहीं होगा बिल्कुल भी। हाँ, अगर ये पूछता कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता तब जाके इसका आंसर धारा होता। तो अभी इसका आंसर धारा नहीं है। इसका आंसर क्या है? राइट आंसर चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, और इसमें विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटा उपकरण जो विद्युत बल्ब को धारण करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। तो आप ही बताइए कि प्रकाश इसमें से क्या उत्पन्न करेगा। वॉशिंग मशीन करेगा? नहीं। एयर कंडीशनर? नहीं। टेलीविजन प्रकाश उत्पन्न करता है क्या? नहीं करता है। लैंप हमारा प्रकाश उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है अल्टरनेटर को, ठीक है, यहाँ प्रत्यावर्तक यानी कि अल्टरनेटर होता है। तो अल्टरनेटर को अनंत बस से जोड़ने से पहले प्रत्यावर्तक और अनंत बस के लिए निम्न में से क्या समान होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या सिर्फ केवल आवृत्ति होनी चाहिए, नहीं केवल वोल्टेज होना चाहिए, केवल फेज अनुक्रम मतलब फेज सीक्वेंस होना चाहिए, है ना। तो नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तीनों ही वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, फेज सीक्वेंस, ये सब क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, या फिर इनका जो चरण अंतर है ना, मतलब फेज डिफरेंस क्या बोल सकते हैं अपन, जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्सप्रेशन दिया है, आपको सॉल्व करना है। मैथ्स का क्वेश्चन नहीं, ये भी टेक्निकल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, एक चैप्टर होता है टेक्निकल में जिसमें कि अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो उससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो बहुत ही आसान हो जाएगा। 6 टीजर के तहत 12 टू कैरी का 1 हो जाएगा, 6 3 जा 18 और 1 19 हो जाएगा, प्लस इसमें अपन 9 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 201। ठीक है, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 201। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसओपी का अर्थ। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा मैं इसे टफ कह सकता हूँ कि जो इस बच्चे ने इसे पढ़ा होगा वही इसका सॉल्यूशन कर पाएगा। ठीक है, तो एसओपी का राइट आंसर क्या हो जाता है? स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीड्यूर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कुछ फुल फॉर्म भी पूछ रहा है जो कि टेक्निकल से रिलेटेड है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। एक दो सवाल यहाँ से आ सकते हैं। फिर आप देख लीजिए कि 10 वोल्ट की बैटरी 20 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से 2000 कूलम आवेश वहन करती है। 10 सेकंड में किया गया कार्य। तो कार्य क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। यहाँ न तो बल दिया है ना ही विस्थापन दिया है, तो कार्य का एक दूसरा फार्मूला क्या होता है? वोल्टेज इंटू आपका हो जाता है चार्ज। ठीक है, ये कहाँ से फार्मूला आता है? आपने पढ़े होंगे कि जब हम पढ़ते हैं दो बिंदुओं के बीच एक इकाई आवेश को स्थानांतरित करने के लिए जो कार्य किया जाता है, ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? V इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा जब आप वोल्टेज की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो अनंत विभव को, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच एक इकाई आवेश को अनंत से किसी स्थान पर लाने के लिए जो कार्य किया जाता है, ठीक है, उसी क्या कहते हैं? विभव कहते हैं ना। तो हम इसका फार्मूला क्या पढ़ते हैं? V इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या निकाल देना है? देख लीजिए कि यहाँ आपको क्या दिया है? वोल्टेज भी दे रखा है, ठीक है, चार्ज भी दे रखा है। आपको क्या पूछा है कि वर्क डन पूछा है, तो W निकालना है यहाँ से। तो W के लिए आप क्या कर सकते हैं? W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। ठीक है, तो इससे हम निकालेंगे W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। आपका वोल्टेज कितना दे रखा है? 10 वोल्ट है, इंटू चार्ज दिया है 20,000 कूलम। ठीक है, तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 5। तो ये कितना हो जाएगा? 10⁵5। और ये आप लिख देंगे इसको जूल में। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? कार्य की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। तो आगे आप समझे। बाकी जो एक्स्ट्रा में जो ये वैल्यू दे रखी है, ये सब आपको भ्रमित करने के लिए, इसके अलावा इनकी कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक 12 पोल अल्टरनेटर को 50 हर्ट्ज आउटपुट उत्पन्न करता है, तो इसे कितने पर रोटेट किया जाना चाहिए? ठीक है,
तो इसका आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है, NS इज इक्वल टू 120F/P, 120F/P। तो 120 F की वैल्यू कितनी है आपके पास, 50 हर्ट्ज, और पोल कितने दिया है 12, इससे इसको कैंसिल करोगे तो ये 10 बार। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 500। ठीक है, तो यहाँ 500 बिल्कुल ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इसलिए इस पे ऑब्जेक्शन कर दिया गया है ना, तो इसका आंसर भी बाद में इसको क्वेश्चन को हटा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल का ऐसा यूनिट, बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, सबको पता है न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोच और विकास सोच के विकास और गणितीय अवधारणा के विकास के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित कब होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिसर्च करने पर। ठीक है, ना कि थ्योरी, ना ही डिमोन्स्ट्रेशन, ना ही इन्वेंशन, आप रिसर्च कीजिए, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिसर्च। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिक में से कौन सा वायरिंग सिस्टम का महत्व है, वायरिंग सिस्टम का महत्व आप देख लीजिए। क्या बिजली उपयोग कम करता है, बिजली खपत को कम करता है, वायरिंग से कोई खपत कम नहीं होती, ओवर हीटिंग भी कम नहीं होती। हाँ, अपन प्रॉपर इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रॉपर उचित नियंत्रण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदर्शन परीक्षण के लिए उपयुक्त उपकरण, प्रदर्शन परीक्षण के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, जे मीटर बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी हमारे इक्विपमेंट है जो कि प्रदर्शन उपकरण के रूप में जाने जाते हैं। तो गेटलिंग हो गया, लोड रनर हो गया। ठीक है, तो ये कुछ आपको नाम और अलग से याद रख लेने हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट उपकरण। ठीक है, या टूल्स के होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी एक नया क्वेश्चन था, हर किसी से नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है, ओवरहेड लाइनों में किस प्रकार की शक्ति का संचार होता है, तो हमारी OH लाइन होती है। ठीक है, तो इसमें हमारी AC सप्लाई क्या होती है, इसका ही ट्रांसमिशन होता है, संचार मतलब कि इसी को भेजा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा AC, इसमें DC नहीं लगाना है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या स्मार्ट वितरण ग्रिड ऊर्जा बचाता है, तो हाँ तो इसका राइट आंसर है हाँ, यह ऊर्जा की बचत करता है। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें ये भी नहीं है कि आंशिक रूप से या परिस्थितियों के आधार पर ऊर्जा की बचत करता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, स्मार्ट ग्रिड ऊर्जा की बचत करता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन रोशनी का लाभ, एडवांटेज है, तो रोशनी यानी कि इल्यूमिनेशन का लाभ क्या है बोलता है, तो आंखों की थकान और सिरदर्द कम करता है। अगर प्रॉपर रोशनी रहेगी, है ना, तो आपको आंखों में थकान भी कम होगी और सिरदर्द भी कम होगा। अगर डिम लाइट है या फिर लाइट बंद चालू हो रही तो उसमें आपको दिक्कत जा सकती है। और दूसरे ऑप्शन में देखो तो काटने के लिए बहुत ईजी है। जीभ की थकान, जीभ यहाँ लाइट से कोई संबंध नहीं, लीवर के लाइट से कोई संबंध नहीं, चेहरे से कोई संबंध ही नहीं है, तो राइट आंसर आँख की थकानी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवृत्ति और वोल्टेज को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, ये क्वेश्चन अच्छा है। तो इसको इन्वर्टर और साइक्लो कन्वर्टर के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है ना। क्यों, क्योंकि देख लीजिए, जो इन्वर्टर होता है आपका, जो आपका इन्वर्टर होता है ये वोल्टेज को कंट्रोल करता है, जबकि साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इन्वर्टर और साइक्लो कन्वर्टर। अगला क्वेश्चन है। एक बिजली मिस्त्री बिजली के सर्किट पर काम कर रहा है, कनेक्शन उचित था या नहीं यह निर्धारित करने के लिए वह एक चालक परीक्षण का उपयोग करता है। उसने पाया कि बल्ब चमकने लगा। ठीक है, अगर बल्ब चमकने लगा है तो परिपथ के चालन का परीक्षण करने के लिए उपयुक्त तो वस्तु थी प्लास्टिक, इंसुलेटर, कंडक्टर या लकड़ी। तो ऑब्वियसली कंडक्टर होगा, तभी तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, है ना, या बिजली सप्लाई होगी और वो चमकने लगेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंडक्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फील्ड सिस्टम द्वारा उत्पादित चुंबकीय प्रवाह में आर्मेचर कोर के रोटेशन के कारण होने वाले नुकसान का नाम बताइए। कि आर्मेचर कोर है और रोटेशन कर रही है ना, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोर के रोटेशन के कारण, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोर लॉस होगा, है ना। ये ध्यान रखना कि कोर के रोटेशन के कारण क्या कोर लॉस होगा, कॉपर लॉस नहीं होगा। ठीक है, और जो कोर लॉस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, कोर यानी कि क्या, कोर की होती है, आयरन की होती है ना। तो आयरन लॉस होता है या कोर लॉस एक ही बात है। इसी को इसके अंतर्गत दो लॉस होते हैं ना, एक हिस्टेरेसिस लॉस होता है, दूसरा एडी करंट लॉस होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। आयरन लॉस के अंतर्गत ही क्या आता है, कोर लॉस और आपका एडी करंट लॉस। ठीक है, सॉरी, हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस, है ना, कोर लॉस के अंतर्गत ही आता है। कोर लॉस को आयरन लॉस भी बोलते हैं। इसी में अगर आपको सवाल पूछ सकता है अगले पेपर में कि जो हिस्ट्री लॉस होता है, हिस्ट्री लॉस, ठीक, तो हिस्ट्री लॉस क्या होता है, मैग्नेटिक प्लस मैकेनिकल। ठीक है, तो मैग्नेटिक ही क्या होता है, हमारा कोर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं ना। ठीक, तो इन दोनों को जब मिला लेते हैं तो हिस्ट्री लॉस होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेनलेस स्टील की थिनर गेज के साथ वेल्डिंग करने के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको स्टेनलेस स्टील की थिनर गेज के साथ में वेल्डिंग करना है तो उसके लिए आपका वेल्डिंग कौन सी वेल्डिंग यूज की जाती है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं होती है ना, रेजिस्टेंस तापन नहीं होता है, गैस वेल्डिंग करते हैं, हीलियम भी नहीं होता और बट वेल्डिंग भी नहीं होता है ना। तो आपको थिनर गेज के साथ में अगर वेल्डिंग करना है तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
ऊर्जा का ऐसा मात्रक, बहुत ही आसान सवाल है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट सवाल, एक अनंत बस के साथ एक अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजेशन के लिए 3 लैंप तुल्यकालन विधि का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस विधि में से सभी 3 लैंप बंद हो जाएंगे और चरण में चमकेंगे? ठीक है, तो वो विधि कौन सी होगी? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति समान नहीं, लेकिन वोल्टेज और चरण क्रम समान। मतलब वोल्टेज एंड फेज सीक्वेंस समान होगी, ठीक है, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी समान नहीं होगी, है ना। तो तब क्या होगा कि तीनों लैंप बंद हो जाएंगे और चरण में चमकेंगे। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल पूछ लिया था कि महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 476 ईस्वी में। ठीक है, ये भी जीके का सवाल नहीं, ये भी टेक्निकल का ही है। अभी जितने सवाल देख रहे हैं अपन 75, ये सब टेक्निकल के ही सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 से चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, स्टेटर और रोटर दोनों घुमाकर किस प्रकार के अल्टरनेटर वोल्टेज का उत्पादन किया जा सकता है ना। तो किस प्रकार के अल्टरनेट वोल्टेज का उत्पादन किया जाता है? तो स्टेटर और रोटर दोनों को अगर घुमाना है तो क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ब्रशलेस अल्टरनेटर। ठीक है, कोई समुद्री अल्टर कुछ नहीं होता, रेडियो नहीं होता, ऑटोमेटिक भी नहीं होता, है ना। तो ब्रशलेस हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्मार्ट ग्रिड का एक उदाहरण है। ठीक है, स्मार्ट ग्रिड से दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया है, क्या ताप विद्युत संयंत्र थर्मल पावर प्लांट जो होता है, क्या ये स्मार्ट ग्रिड का उदाहरण है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सौर पैनल, हाँ बिल्कुल, सोलर पैनल क्या है? स्मार्ट ग्रिड का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये भी नहीं है। ठीक है, बायोगैस ये भी नहीं है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर पैनल। आपने देखा होगा कि जो स्मार्ट ग्रिड क्या होता है, जो सन से जो रेस आती है, ठीक है, या जो फोटॉन बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। फोटॉन आती है, ये क्या होती है? आपके जो पीएन जंक्शन होता है, ठीक, आपको जो पीएन जंक्शन है उस पर क्या होती है? इमिट होती है, उसमें पड़ती है, तो इसी कारण इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्लो होने लगते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण क्या होती है? इसमें करंट का फ्लो होने लगता है, जो कि क्या होती है? हमारी डीसी करंट बनती है ना। अब इस डीसी को एसी में बदलने के लिए अपन इन्वर्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारा पूरा स्मार्ट ग्रिड का सिस्टम होता है। तो आपको इसमें याद रख लेना है कि अगर डीसी को एसी में बदलना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इन्वर्टर। अगर एसी को डीसी में बदलना है, एसी को अगर डीसी में बदलना है तो हम क्या यूज करते हैं? रेक्टिफायर। ठीक है, और कन्वर्टर भी यही काम करता है ना, कन्वर्टर। ठीक, ये दो चीज़ याद होगी, एसी को डीसी में रेक्टिफायर और कन्वर्टर। डीसी को एसी में क्या होता है आपका? इन्वर्टर। अगर एसी टू एसी बोले, एसी को अगर सिर्फ एसी बोले तो ये साइक्लो कन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, अगर डीसी टू डीसी बोले, ठीक है, यहाँ थोड़ा मेस हो गया है लेकिन अब इसी में समझ लो। अगर डीसी टू डीसी बोले, डीसी से डीसी, तो ये क्या होता है हमारा? चॉपर, CHOPPER। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको याद रख लेना है, अपने नोट्स में कहीं पर भी अलग लिख सकते हैं। मैंने इसको समझा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, दो गर्म तार जो एक तटस्थ तार से जुड़े होते हैं, जो गर्म तार जो एक तटस्थ तार मतलब एक न्यूट्रल तार है ना। और गर्म बोले तो मतलब आपका फेज हो गया, ठीक है, सॉरी फेज, फेज तार। ठीक, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कपल ब्रेकर बोलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, जब मेकर उपयोग में नहीं होता तो पॉइंटर की स्थिति क्या होती है? इस क्वेश्चन का भी आयोग ने आंसर गलत दिया है। पैमाने पर कहीं भी नहीं होता, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। ठीक है, क्योंकि इस पे भी ऑब्जेक्शन लगा दिया गया था, है ना, और इसका राइट आंसर अनंत होगा। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट होगा, है ना। अब से यहाँ सोचने की बात है कि अगर मेगर पर, है ना, क्या बोलता है, जब अगर मेगर उपयोग में नहीं होगा, उपयोग में नहीं मतलब आपको रखा ही हुआ है, ठीक है, कोई यूज ही नहीं हो रहा है, कोई यूज ही नहीं हो रहा है, तो पॉइंटर की स्थिति इसमें क्या होनी चाहिए? इसमें पॉइंट की स्थिति अनंत होगी, इनफाइनाइट शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका इनफाइनाइट होगा, इधर आपका जीरो होगा। ठीक है, तो ये कहाँ शो करेगा? आपका इनफाइनाइट पे शो करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि जब ये यूज ही नहीं होगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? बहुत हाई होगा, है ना। और कितना वाला? वो इनफाइनाइट होगा, है ना। अगला क्वेश्चन, अर्थ फॉल्ट करंट को कम प्रतिरोध बनाए रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखो, अर्थ फॉल ग्राइंड को कम प्रतिरोध बनाए रखना है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गैलियम नहीं, जस्तानी, मैग्नीशियम, कोयले का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर में अधिकतर किस प्रकार के सर्किट का उपयोग किया जाता है? तो घर में जो होता है, हमारे जो लाइट फैन ये सब क्या होते हैं? पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, है ना। तो बाकी क्या आंसर ही गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग क्यों करते हैं? अब जो वही चीज होती है ना, ट्रांसमिशन लाइन होती है, इसका क्यों? शक्ति का नाश करने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, शक्ति का संचार करने के लिए, हाँ, तो ट्रांसमिट करने के लिए। बाकी का ऑप्शन पढ़ने की, सॉरी, बाकी के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन्वर्टर में खराबी का पता लगाने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? अभी तो बताया था कि इन्वर्टर क्या मापता है? आपका वोल्टमीटर, है ना। ठीक है, सॉरी, वोल्टेज क्या मापता है? इन्वर्टर। तो बस आपको ध्यान रख लेना है उसी से रिलेटेड कि अगर इन्वर्टर की जहाँ भी बात आएगी तो आपको वहाँ वोल्टेज या वोल्टमीटर के साथ ही जाना है, बात खत्म। अगला क्वेश्चन,
जनरेटिंग स्टेशनों में अल्टरनेटर खालिस्तान से जुड़े हुए होते हैं। जो जनरेटिंग स्टेशन होता है जहाँ पर भी करंट का जनरेशन होता है तो वहाँ वो स्टार में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि स्टार में क्यों, क्योंकि वहाँ पर न्यूट्रल मतलब अर्थ वायर इजीली प्राप्त हो जाता है ना। थ्री फेज फोर वायर जिसकी हम बात करते हैं। ठीक, विद्युत और चुंबकीय बल किस प्रकार समान है? अच्छा, दोनों बल किस प्रकार समान है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों बल का अस्तित्व दो प्रकार के करों पर आधारित होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर, एक सर्किट आरेख है नहीं, एक समान निर्माण है नहीं, वे एक रास्ते का अनुसरण करते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, कुछ खास नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहाँ से यात्रा करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से होता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं ना, आपने देखा होगा। ये बैटरी सोर्स होता है, इसको इस तरह बना लेते हैं। यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है ना। तो जो हमारी जो करंट होती है, कन्वेंशनल करंट, ये प्लस से माइनस की ओर जाती है, जबकि जो आपकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, ये माइनस से प्लस की ओर जाते हैं ना। इनका डायरेक्शन इस तरीके से होता है। ठीक है, आपने इस तरीके की आप पीएन जंक्शन भी बनाए होंगे है ना, उसमें भी आपने देखा होगा। ठीक, तो जो ये प्लस और माइनस है ना, तो आई को हम इधर ऐसे दिखाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, इस तरीके से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे न्यूनतम प्रकाश स्तर की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्प्ले नहीं, इसमें भी ज़्यादा होता है। रेलवे प्लेटफॉर्म में देखोगे उतनी ज़्यादा लाइट नहीं भी रही तो काम चल जाता है। ऑडिटोरियम नहीं, इसमें अच्छी खासी लाइट लगती है। टूल्स, इसके लिए भी अच्छी खासी लाइट लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन्वर्टर में पल्स चौड़ाई मॉड्यूलेशन नियंत्रण तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो इन्वर्टर की बात होगी, जब भी इन्वर्टर शब्द आया तो आपको वोल्टेज नियंत्रण, ठीक है, और हाँ, हार्मोनिक्स भी साथ में, ठीक है ना, तो इसमें वोल्टेज तो आएगा, इन्वर्टर मतलब वोल्टेज आएगा ही। ठीक है, तो आप इस चीज़ को पकड़ चुके होंगे। अंशांकन में किस प्रकार की त्रुटि पाई जाती है? तो अंशांकन में अपने को देख लीजिए कि सिस्टमेटिक त्रुटि होती है ना, आपने एरर पढ़ा होगा। तो उसमें जो हमने त्रुटि पढ़ी, ठीक है, साधन त्रुटि हो गया, सकल त्रुटि, इसको इंग्लिश में देख लो और इजीली समझ में आएगा। कैलिब्रेशन में मतलब कैलिब्रेशन में आप किस प्रकार की एरर हो सकती है? तो सिस्टमेटिक एरर हो सकती है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सिस्टमेटिक एरर ही होगा। जो इंस्ट्रूमेंटल एरर, ग्रॉस एरर, सिंथेटिक एरर, ये सब क्या होती है? ये बिल्कुल भी नहीं होती है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया चिन्ह खालिस्तान का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये कुछ नहीं, एक प्रकार क्या है, एंगल है। ठीक है, ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया है, तो ये यहाँ पर एंगल है। ठीक है ना, ये इस तरीके से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोण की स्थिति है ना, ये कोई स्थान नहीं है, कोई गोलाई नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अर्थिंग का मेन उद्देश्य, जहाँ भी अर्थिंग आएगा, सॉरी, जहाँ भी अर्थिंग आएगी वहाँ पे क्या होगा आपका? बिजली के झटके, है ना, इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए हम अर्थिंग का यूज करते हैं, बाकी कोई मेन रीजन नहीं है। सबसे पहला रीजन वही होता है। चुंबकीय क्षेत्र में घूमने वाली कुंडली द्वारा उत्पन्न वोल्टेज वेवफॉर्म के आकार को खालिस्तान कहा जाता है। बहुत ही आसान सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र में जो कॉइल है हमारी, अगर कॉइल के द्वारा अगर वोल्टेज वेवफॉर्म उत्पन्न होती है तो वो साइन वेव होती है। ठीक है, इस तरीके से आपने देखे होंगे, है ना। ठीक, तो ये हमारी क्या होती है? हमारी साइन वेव होती है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अर्थिंग का सबसे अच्छा प्रकार क्या है? सबसे अच्छी अर्थिंग होती है अपनी पाइप अर्थिंग होती है ना। देखो, आपको मैं अर्थिंग बता देता हूँ, PPRSC। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? प्लेट, पाइप, रॉड, स्ट्रिप और केमिकल। सबसे बेस्ट वाली ये क्या होती है? हमारी पाइप होती है। जो रॉड अर्थिंग होती है कहाँ पे की होती है? रॉकी एरिया में की जाती है। ठीक है, मतलब पहाड़ वाली या सैंडी एरिया में। ठीक है, स्ट्रिप जो होती है इसको हम किस तरीके से लगाते हैं? तो हॉरिजॉन्टल लगाते हैं। जो प्लेट होती है ये भी अच्छी होती है, बट ये थोड़ी क्या होती है? कॉस्टली होती है ना। ये थोड़ी क्या होती है? कॉस्टली होती है। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इतने अर्थिंग के टाइप है ना, ये पांच। ठीक है, तो इसमें सबसे बेस्ट कौन सी हो जाएगी? आपकी पाइप अर्थिंग होगी। अगर इसकी अगर आपको पूछ ले कि पाइप जो होता है कितना लंबा होता है, तो 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसका जो डाया होता है 40 mm होता है। ठीक है, तो ये दो डाटा आपको साथ में याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखो। वाइंडिंग के लिए किस तार का उपयोग किया जाता है? तो वाइंडिंग के लिए जो हम तार यूज करते हैं क्या होता है बताइए? बहुत ही आसान सवाल है। क्या फ्यूज तार होता है, स्टैंडर्ड होता है, स्टेनलेस होता है? नहीं, मैग्नेट तार होता है ना। वाइंडिंग के लिए हम कौन सा तार का यूज करेंगे? काय की वाइंडिंग करेंगे? तो भैया अपन सिर्फ मैग्नेट वायर की यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा है, बाकी क्वेश्चन कोई टफ नहीं है।
आइए नियम के अनुसार किसी संस्थान के लिए लीकेज करंट का मान कितना होता है? तो लीकेज करंट का मान कितना होता है? 1/5000। ठीक है, ये डाटा आपको याद रख लेना है। आपको कमेंट में बताना है कि ये कौन सा आईई रूल है ना। आईई रूल नंबर ये कौन सा है? जहाँ तक मुझे याद है ये 48 है, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना। अगला सवाल देखते हैं। नीचे दिए गए आरेख से संबंधित आकृति की पहचान करें। बताइए आपको क्या दिख रहा है? हेमी दिख रहा है क्या? नहीं, अर्धगोला है। ठीक है, सिलेंडर विलेंडर कुछ नहीं होता ना, सिलेंडर आपका इस तरीके से होता है। अगला सवाल देख लो। अल्टरनेटर द्वारा किस प्रकार का आउटपुट उत्पन्न किया जाता है? इस क्वेश्चन में देखो ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। अल्टरनेटर के द्वारा हमारा एसी उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, डीसी बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होता है, एसी उत्पन्न होता है। फिर हम रेक्टिफायर का यूज करते हैं, जो कि रेक्टिफायर क्या होता है, हमारा एसी को डीसी में बदल देता है। ठीक है, तो इसलिए हम रेक्टिफायर के बाद में यूज करते हैं। हर चीज हम उस डीसी के थ्रू बैटरी चार्ज करते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अदर काम लिए जाते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एसी होगा। ठीक है, डीसी बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 मिनट हो चुके हैं, हमारा क्वेश्चन चल रहा है 44। ठीक है, 50 क्वेश्चन तक मैं कर देता हूँ, बाकी के 25 क्वेश्चन है अगले वीडियो में बना दूंगा, है ना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति को दर्शाने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो जो विद्युत आपूर्ति को दर्शाने के लिए है ना, तो ये इस प्रकार का आपने देखा होगा कि एसी का साइन होता है। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। अगला सवाल देखो। डीसी मशीन का कार्य क्या है? तो आपने इसमें डीसी जनरेटर या मोटर कुछ नहीं बताया, डीसी मशीन ही बोला है, और इसके अकॉर्डिंग जिसने ऑप्शन का आंसर दिया है, तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो कि काम किसका होता है? डीसी जनरेटर का होता है ना। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। बाकी न्यूक्लियर तो आएगा ही नहीं, विंड आएगा ही नहीं, सोलर आएगा ही नहीं मशीन के इसमें, तो इसलिए इसका आंसर लगाना बहुत आसान हो गया। बाकी ये क्वेश्चन डाउटफुल था। अगर ये मोटर की बात कर रहा तो होता है, तो मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। ठीक है, ये मोटर की बात होती है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थिंग के लिए तापमान खालिस्तान से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अर्थिंग के लिए तापमान आपका 160 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप रट लेना। जिस विधि में आर्मेचर प्रक्रिया का प्रभाव अधिक होता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। ठीक है, तो जो आर्मेचर का प्रक्रिया प्रभाव ज्यादा हो तो क्या बोलेंगे? उसे फील्ड कमजोर करने की विधि। ठीक है, इसका इंग्लिश में आप देख सकते हैं, फील्ड वीकनिंग मेथड, है ना। ये क्या होती है? आपकी फील्ड वीकनिंग मेथड होती है। ठीक है, नॉट बी डिटरमाइन, ये आंसर नहीं, सेम इन बहुत मीटर, ऐसा कुछ नहीं है ना। आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल भी नहीं है। तो जिसमें क्या होता है कि आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट क्या होता है, मोर होता है, वो क्या होती है? फील्ड वीकनिंग मेथड होती है। अगला क्वेश्चन का आंसर देखो। द यूनिट ऑफ द ल्यूमिनस फ्लक्स इज, ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? ताकि ल्यूमिन हो जाती है ना। और जो कैंडेला, ठीक है, ज्योति तीव्रता क्या हो जाएगी? लुमिनस अगर इंटेंसिटी बोलता है ना, इंटेंसिटी बोलता तो इसकी हो जाती कैंडला। ठीक है,